नमस्कार साथियों, फिर से आपका स्वागत है हमारे नए यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है फिनट्यूब हिंदी। हम लोग आज 4 चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला जो डिस्कशन है वो आज का मार्केट होगा और दूसरा कि मुझे क्या लगता है एफआईज़ के बारे में, क्या वो अभी और वेट करेंगे लौटने के लिए भारत में इन्वेस्ट करने के लिए जो कि लगातार पैसा निकाल रहे हैं। और जो फ्राइडे का जो नंबर है वो 4400 करोड़ रुपया उन्होंने वापस से निकाला है इंडिया से और उसकी बात करेंगे। और तीसरा जो हम बात करेंगे कि क्या मुझे लगता है अमेरिका और ईरान का जो सेटलमेंट है उसमें कितना टाइम लग सकता है, जो मेरा एक व्यू है। और चौथा जो हमारा डिस्कशन होगा वो इंडिया के इकोनॉमी पे होगा। तो चलिए हम वीडियो का शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आज का मार्केट कैसा था। मैं काफ़ी टाइम से मिड कैप को फॉलो कर रहा था और मैं आजकल के जो टाइम है, जो बेयर मार्केट का जो समय चल रहा है, उसमें मिड कैप बहुत हीरो है। एकदम टॉप नॉच ऑलमोस्ट अभी वो ब्रेकआउट पे चल रहा है। और आप ये देख पाएँगे उसमें कि ऑल टाइम हाई के ऊपर में है मिड कैप। और जो हमारा निफ्टी है, वो निफ्टी भी आज बहुत बढ़िया किया है। तो इसके हिसाब से आज का जो इंडिकेशन है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है कि मार्केट अब यहाँ से शायद मुझे लग रहा है कि अब ठीक-ठाक जाना चाहिए। अब आगे जाकर के पता चलेगा कि क्या होगा नहीं। और दूसरा ये जो मुझे जो समझ में आ रहा है अमेरिका और ईरान का हालत एक्चुअली में बहुत ज़्यादा खराब हो चुका है। अब मुझे ऐसा लगता है कि अब ईरान कंप्लीट बैकफुट पे आ चुका है, क्योंकि अमेरिका जानता था कि अगर हम लड़ाई झगड़ा करेंगे तो वापस से रिएक्शन मिलेगा, क्योंकि वो सामने वाला आदमी सर पे कफन बांध के अगर बैठा हुआ है तो आप उसका कुछ उखाड़ नहीं सकते हो। लेकिन अगर किसी के इकोनॉमी पे आप अगर हमला करते हो, अगर आप वार करते हो, तो फिर उसके पास चारा नहीं बचता है। वो आपको आकर के बोलता है, आप उसका दाना पानी ही छीन लिए, पूरी कंट्री का इकोनॉमी ही कोलैप्स कर दिए। तो वो मजबूर हो गया है ऑलमोस्ट, अब बैकफुट पे मुझे नज़र आ रहा है। और शायद मुझे ये लगता है कि ईरान अब किसी भी लेवल तक जा कर के ये समझौता करने के लिए रेडी कमिंग डेज़ में हो सकता है। जहाँ तक एनरिच यूरेनियम का जो बात है, जो मोस्ट जो डिस्कशन है, जो हर व्यक्ति यही बात कर रहा है कि एनरिच यूरेनियम वो सौंपेगा कि नहीं, क्या वो 15-20 साल तक उस पे स्टे लगाएगा। तो मुझे लगता है कि अब अमेरिका के हर एक बात पे ईरान आकर के बात करने को रेडी हो गया है। जैसा कि कल का जो न्यूज़ था, ट्रम्प अपने बेटे के इवेंट में गए थे, फिर वहाँ से 1 घंटे बाद भागते-भागते आए और फिर सारा वो डिस्कशन हुआ। तो उसके हिसाब से एक मेरा जो व्यू है वो ईरान को लेकर के यही है कि अब वो किसी भी हाल में वो डिस्कशन करने को रेडी हो सकता है। और तीसरी बात ये है कि मुझे क्या लगता है कि एफआईज़ आएँगे इंडिया में कि नहीं। तो आप ये हर वक़्त समझ के रखिए कि जैसे ही ईरान का जब और अमेरिका का लड़ाई झगड़ा खत्म होगा तो क्रूड ऑयल ऑलरेडी 1 हफ्ते में लगभग 12-14% तक नीचे आ चुका है। तो जब क्रूड ऑयल नीचे आएगा तो इन्फ्लेशन मार्केट से कम होगा और जैसे ही रुपया और डॉलर का इक्वेशन ठीक होगा, तब एफआईज़ आएँगे और बिल्कुल आएँगे, क्योंकि उनको केवल पैसा कमाना है। एफआईज़ ऑलवेज़ कैपिटलिस्ट माइंडसेट के होते हैं। उनको कोई मतलब नहीं है कि भारत का दुश्मन देश कौन है और भारत का दोस्त देश कौन है। उनका पैसा जहाँ से बनेगा वो वहाँ से पैसा बनाएँगे। और हाई चांसेस है और हाई ग्रोथ जो हमारा इकोनॉमी है वो वर्ल्ड वाइड कहीं नहीं है, इनफैक्ट चाइना भी नहीं है। मैं आपको अभी 2 दिन पहले जो संडे का जो हमारा वीडियो था, कल इनफैक्ट जो वीडियो था, वो इसी चीज़ पे था। वो उस वीडियो से, उस जो डेटा था, उससे आप एक सेंस निकाल सकते थे कि जो नेक्स्ट 20-30 ईयर से कितना हमारा इंडिया का जो मार्केट है, वो यंगेस्ट मार्केट होगा। और स्टिल आज भी हमारा जो 65% जो लोग हैं, वो बहुत यंगेस्ट मार्केट है हमारा और 30 साल बाद भी यंगेस्ट मार्केट रहेगा। तो ऐसे इकोनॉमी पे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो बेट नहीं लेगा। और इन इंडिया की जो ग्रोथ स्टोरी है, वो थोड़ा आगे-पीछे हो सकता है, लेकिन आने वाले समय में बहुत अच्छा होगा और एफआई ज़रूर आएँगे। भले ही वो ऑलमोस्ट वो 10 साल से पैसा निकाल रहे हैं। पिछले 12 साल का भी डेटा हमने आप लोगों को प्रोड्यूस किया था, जिसमें मात्र 2 साल उन्होंने पैसा डाला है, थोड़ा-थोड़ा, बाकी तो 10 साल से पैसा वो निकाल ही रहे हैं। क्योंकि उनका पैसा कहीं दूसरे देश में जाकर के वो बना पा रहे हैं, तो उस हिसाब से भी आपको देखना पड़ेगा। जैसे ही यहाँ पे सब मामला ठीक होगा, उसके बाद जो एफआईज़ है वो ज़रूर लौटेंगे भारत और वो
मुझे ऐसा लगता है, मेरा जो व्यू है, मेरा जो एनालिसिस है, उसके हिसाब से ज़्यादा वक़्त नहीं लगना चाहिए एफआईज़ को अब भारत में लौटने के लिए। अब बात यहाँ पे ये आता है कि ये बेयर मार्केट कब खत्म होगा, तो ये किसी को नहीं पता है कि बेयर मार्केट खत्म कब होगा। लेकिन एक चीज़ मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा कि अ, अभी जो बेयर मार्केट में है ना, अच्छे स्टॉक्स का एकदम मेला लगा हुआ है। जैसे कि आप अगर कोई गवर्नमेंट का प्रिपरेशन करता है और बहुत मेहनत करके अगर कोई बीपीएससी, यूपीएससी की अगर तैयारी करके और फाइनल सिलेक्शन हो करके बैठा है जॉइनिंग के लिए, उस हिसाब से मैं सारे स्टॉक्स को देख रहा था वन बाय वन करके। लगभग 15-20 स्टॉक मैंने देखा, इतने पी कॉन्ट्रैक्शन उन सारे स्टॉक्स में हो चुका है। अब बैंक और एनबीएफसी को छोड़ दीजिए, क्योंकि बैंक और एनबीएफसी में हम लोग आरओए देखते हैं, रिटर्न ऑन एसेट्स देखते हैं, बाकी सब में हम पीई देखते हैं, प्राइस अर्निंग रेशियो। तो अभी आप अगर कोई भी स्टॉक उठाएं, आप उसको रिसर्च करें और उसमें देखें कि उसका जो 5 इयर्स में उसका पीई कितना था और आज के डेट में उसका पीई कितना है। अगर ये आप नहीं कर पा रहे हैं तो मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा और अ, इस यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो आप ये हर वक़्त याद रखिए कि अगर जो मैं बता रहा हूँ, अगर वो आप नहीं कर पा रहे हैं और कैसे होता है रिसर्च, अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। मैं वहाँ पे आपको बताऊँगा कि वो कैसे आप चेक कर सकते हैं, या फिर इस टॉपिक पे एक डेडिकेटेड वीडियो मैं बना दूँगा। तो आप देखिए कि पीई जो कॉन्ट्रैक्शन हुआ है लास्ट 5 इयर्स में, वो सबसे हाई कौन था? कितने पे था वो पीक? क्या पहले वो पीई 80-90 पे था और आज 25-30 पे आ गया है? और ईपीएस ग्रोथ जो अर्निंग पर शेयर होता है, वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर 10-15% से ग्रो कर रहा है कि नहीं? अगर ये पिक्चर परफेक्ट है, अगर ईपीएस ग्रो हो रहा है, कंपनी का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, जो पैट बोलते हैं या पीबीटी बोलते हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जो पैट बोलते हैं, तो पैट भी अगर किसी कंपनी का क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर बढ़िया आ रहा है, थोड़ा बहुत भी अगर लास्ट क्वार्टर से इस क्वार्टर में ठीक ठाक आ रहा है और ईपीएस ग्रोथ हो रहा है, पी कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, तो आप समझ लीजिएगा कि वो शेयर आप ले सकते हैं। मैं शेयर का नाम नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि शेयर का नाम बताने में बहुत मुसीबत है, क्योंकि एक्चुअली मैं आरए एडवाइज़र नहीं हूँ, और दूसरा है कि मैं किसी को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता हूँ वो शेयर लेने के लिए, लेकिन मैं तरीका ज़रूर बता सकता हूँ कि आप कैसे इसको सर्च करेंगे, ठीक है? तो उस हिसाब से भी आपको देखना चाहिए। अगर किसी को कोई समस्या आ रहा है तो ज़रूर मुझे कमेंट करिएगा, तो फिर मैं बताऊँगा कि कैसे उसको रिसर्च कर सकते हैं। तो काफ़ी मैंने मुझे भी 5-7 स्टॉक्स अपने पोर्टफोलियो में मुझे ऐड करने थे, तो उसके हिसाब से, चूँकि मेरा पोर्टफ़ोलियो बहुत ज़्यादा नंबर का पोर्टफ़ोलियो नहीं है, मैक्स टू मैक्स 12-15 स्टॉक्स का पोर्टफ़ोलियो है, बट फिर भी मैं उसको थोड़ा चर्न करके रिप्लेस करके मैं जो फ्रेश स्टॉक डालने का प्रयास कर रहा था, ताकि मुझे लगा कि इसमें ठीक-ठाक पैसा बन सकता है। अगर पी एक्सपेंशन भी हो गया, तो हमारा पैसा बन जाएगा। अगर ईपीएस ग्रोथ आ रहा है, पैट क्वार्टर ऑन क्वार्टर सही आ रहा है, और अगर पीई लो है, तो जब बुल मार्केट आएगा तो अंधाधुंध पार्टिसिपेशन लोगों का बढ़ेगा और पी इंक्रीज होगा उस स्टॉक का, और वहाँ से पैसा आपका बन सकता है। तो इसलिए मैं सोचा कि ये तरीका मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ, जो मैं अपने लिए भी यूज़ करता हूँ। बहुत सिंपल एनालिसिस है, और प्रमोटर के बारे में थोड़ा बहुत ज़रूर पता कर लीजिएगा कि हाँ, प्रमोटर का क्या व्यवहार है, कैसा उसका थॉट प्रोसेस है, कितना पढ़ा लिखा है वो प्रमोटर। तो ये भी एक मैटर करता है। तो ये अगर 2-4 चीज़ अगर आप कर लिए, तो डेढ़ से 2 घंटे में आप एक डिसीज़न पे आ जाओगे। हाँ, बशर्ते ये है कि इमीडिएट नहीं लेना है। जैसे मैंने अभी यही सोचा है कि क्वार्टर का जब रिज़ल्ट आ जाएगा, जो फर्स्ट क्वार्टर है हमारा अप्रैल, मई, जून, और इसका रिज़ल्ट आएगा जुलाई में। अब जुलाई में किसी भी दिन आ सकता है, 10 तारीख को भी आ सकता है, 20 को भी आ सकता है, 25 को भी आ सकती है, या फिर 30 को भी आ सकता है। लेकिन जुलाई में लगभग सारे कंपनी का रिज़ल्ट आ जाता है। तो क्वार्टर वन में ना लगभग सारी कंपनी का रिजल्ट ठीक ठाक नहीं होता है। तो बेसिकली हाई ग्रोथ और आईटी सेक्टर में तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट देना पड़ता है बढ़िया। तो उन लोगों को छोड़ करके बाकी अगर वैसी कोई कंपनी रहती है, तो उन लोगों का रिजल्ट क्वार्टर वन में थोड़ा सा ढीला ढाला रहता है, तो वहाँ पे स्टॉक थोड़ा सा और पिटता है। उसके बाद लेने का जो मज़ा है,
वो आपको समझ में आएगा। जैसे आप अपने दिमाग में भी या डायरी में नोट करके, मोबाइल में स्क्रीनशॉट रख कर के आप 5 स्टॉक सेलेक्ट कर सकते हो और वहाँ से आप ये चेक कर सकते हो कि उसका जो जून में अप्रैल में, जून में जब क्वार्टर खत्म होगा और जुलाई में जब रिज़ल्ट आएगा, तो वो कैसा रिज़ल्ट आता है और उसके बाद स्टॉक कैसा बिहेव करता है। तो ये एक आपको बिहेवियर चेंजेज़ आपको नज़र आएगा। तो ये हो गया। दूसरा कि जो 4th जो हमारा टॉपिक था वो इंडिया की इकोनॉमी मुझे क्या लगता है, अभी चूँकि आपको पता है कि लगभग 4 लाख करोड़ आरबीआई ने इंडियन गवर्नमेंट को दिया है बूस्ट करने के लिए। यही मैं हर वक़्त बोलता हूँ कि लोग आकर के यूट्यूब पे बहुत चिल्ला रहे थे कि बैंक डूब जाएगी। इतना ज़्यादा लोग उसको देखे, 1 डेढ़ लाख लोग एक ही दिन में, 2 दिन में लोग मतलब उसको कंज़्यूम किए और मुझे समझ में नहीं आया कि फिर वापस से लोग पूछते क्यों नहीं कि भाई आपने ये वीडियो बनाया है और इतनी तारीख को बनाया है लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। फिर वापस से वहाँ पे एक और वीडियो बनाया जाता है और यही बोला जाता है कि भाई आरबीआई ने आकर के गवर्नमेंट को जो फंडिंग दी है डिविडेंड के रूप में, वो वहाँ से बैंक बच गया। अब आप ये क्रोनोलॉजी समझने का प्रयास करेंगे तो केवल मैं बताना आप लोग को यही चाहता हूँ कि हर एक वर्ड का ना एक वैल्यू होना चाहिए किसी भी व्यक्ति विशेष का। तो उस हिसाब से लोग शायद नहीं बात करते हैं और मेरा कंसर्न इसी चीज़ को लेकर के हर वक़्त रहता है कि नहीं, मैं जब बोलूँ तो फिर वो चीज़ जो है वो कंप्लीट सही रहे। लोगों को अब लोगों के हिसाब से, लोगों के मन के हिसाब से मैं तो बात नहीं कर सकता या फिर मैं नहीं बता सकता क्योंकि लोग अल्टीमेटली इन्फ्लुएंस हो जाते हैं उन सब चीज़ों से और मुझे जो करेक्ट चीज़ है वो बताने का मैं भरसक प्रयास करता हूँ। ठीक है, राइट रॉन्ग हर आदमी होता है, मेरे भी कभी डिसीज़न राइट होंगे, कभी रॉन्ग होंगे, लेकिन उसका एक परसेंटेज होता है। जैसे अभी 100% में अगर 5-10% है तो ठीक है, लेकिन अगर आप 90% अपने यूट्यूब चैनल को हाइप बना रहे हैं, तो ये कहीं न कहीं गड़बड़ है और पब्लिक भी जानती है, व्यूअर्स भी जानते हैं, उनके पास ऑप्शन नहीं है, जिस वजह से वो कंज़्यूम करते होंगे शायद ये वीडियो वगैरह। तो जब जैसा ही उसको बेटर ऑप्शन मिलेगा तो पक्का शिफ्ट वो लोग भी करेंगे और जो ऑथेंटिक जो यूट्यूब चैनल है उस पे ज़रूर आएँगे। तो आज का हमारा वीडियो यहीं तक रहेगा और हमारे जो यूट्यूब चैनल है उसको आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। चूँकि मैं हर वक़्त भूल जाता हूँ, तो फिर कल मुलाकात होगी। उसके तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।